Hello. Today we are going to discuss the third part of the endocrine system, which will deal with the general properties of the hormones. आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंतःस्रावी तंत्र के तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो हार्मोन्स होते हैं उनके विशेष गुण, जो पिछली बार भी कुछ गुण डिस्कस किए थे, पिछली बार कुछ गुणों के बारे में बात की थी, आज उन्हीं के बारे में आगे की बात करेंगे. So the most important property of the hormones is that hormones are diffusible. हार्मोन्स जो होते हैं इनमें विसरण हो सकता है, और किसी चीज़ का विसरण आसानी से तभी होता है जब उसके आणविक आकार छोटे हों. When the molecular size of the substance is very small, then diffusion is very easily possible. So here in the case of the hormones, the property of diffusion is very important. That all hormones are diffusible. सभी हार्मोन्स जो होते हैं ये diffusible होते हैं. So second important property of the hormones is that hormones are of very low molecular weight. हार्मोन जो होते हैं इनका आणविक भार बहुत कम होता है. जब आणविक भार कम होगा तो अणु की रचना भी छोटी हो जाएगी, और जब अणु की रचना छोटी होगी तो उसका डिफ्यूज़न आसान हो जाएगा. तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने बताई थी कि डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूजिबल होते हैं ये. पर ये कारण उसका क्या है, दैट हार्मोन्स जो हैं इनका आणविक आकार बहुत छोटा होता है, ये बहुत कम अणुभार वाले होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट हार्मोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ऑल हार्मोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर. जितने भी हार्मोन्स होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, and transportation of the any material can be easily done by help of the water. जो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं, क्योंकि जल जो है ये सार्वभौमिक विलायक माना जाता है, तो इसमें घोल करके चीज़ों को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं. तो हार्मोन्स जो होते हैं इनका जहाँ से सिक्रीट होते हैं वहाँ से लेकर बॉडी के हर पार्ट तक इजीली डिफ्यूज़न हो सके, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसके लिए होता क्या है कि ये जल में घुलनशील होते हैं. तो जल में घुलनशील होने के कारण ये जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं. क्योंकि अगर वसा में घुलनशील हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका आणविक आकार, जो वसा का अणु आकार होता है, ये बड़ा होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से पास नहीं हो सकते. पर अगर जल में घुलनशील हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट दीज आर परमेबल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो अभी मैंने बात कही, दैट हम बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बिकॉज ऑफ द लो मोलिकुलर साइज, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजिबल टेंडेंसी, दीज मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो इनका चूँकि आणविक आकार छोटा है, ये विस्तृत आसानी से हो जाते हैं, ये जल में घुलनशील हैं, इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं. तो जो चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज दीज हार्मोन्स आर परमेबल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हार्मोन जो होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली के लिए पारगम्य होते हैं, आर पार आ जा सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हार्मोन्स आर नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी. हार्मोन्स जो है इनका संग्रहण नहीं होता है, ये बनते हैं और बनने के बाद इनका उपयोग हो जाता है, इनको शरीर में संग्रहित नहीं किया जाता. सो हार्मोन्स आर नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर बीइंग सीक्रेटेड एंड आर यूटिलाइज्ड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. तो हार्मोन्स का हार्मोन जो होते हैं इनका शरीर में संग्रहण नहीं होता है, ये बनते हैं और बनने के बाद ये विशिष्ट जैव रासायनिक क्रियाओं में उपयोग कर लिए जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट दे आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन. ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान नष्ट हो जाते हैं. सो इसीलिए इनका संग्रहण नहीं होता, क्योंकि बनते हैं और बनने के बाद तुरंत ही जाकर के जैव रासायनिक क्रियाओं में उपयोग होते हैं, वहीं पर इनका ये नष्ट हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन. एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता, एंजाइम्स जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान. नेक्स्ट आर वेरी स्पेसिफिक. हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर ओनली फंक्शनल, दे आर ओनली इफेक्टिव इन द टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू और टारगेट ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन. ये जिस कोशिका के लिए बनते हैं, ये जिस ग्रंथ के लिए बनते हैं, ये जिस अंग के लिए बनते हैं, केवल वही इनका प्रभाव पड़ता है. तो विशिष्ट कोशिका के इनका प्रभाव या तो किसी विशेष कोशिका पर पड़ेगा, या किसी विशेष ग्रंथि पर पड़ेगा, या इनका प्रभाव जो है किसी विशिष्ट अंग पर पड़ेगा. पर जिस चीज़ के लिए बने हैं केवल वही काम करते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते. दे आर वेरी स्पेसिफिक. सो ये इनकी जो हार्मोन्स होते हैं बड़े विशिष्ट होते हैं, केवल किसी निश्चित अंग, कोशिका या ग्रंथि
या रचना पर काम करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट नॉट एक्ट डायरेक्टली इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये सीधे खुद इन्वॉल्व नहीं होते बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ये किसी भी जैव रासायनिक क्रिया में सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, उस क्रिया को उत्तेजित करते हैं। दे सिंपली स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हार्मोन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बट दे सिंपली स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट हार्मोन्स exert physiological control on other cells of the body। हार्मोन जो होते हैं ये शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को, विभिन्न कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, दे आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हार्मोन्स आर ऑलवेज सिक्रेटेड इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट देयर इफेक्ट इज ट्रेमेंडस। ये निकलते बहुत सूक्ष्म मात्रा में हैं, मगर इनका प्रभाव जो होता है बहुत अत्यधिक होता है। यानी कि हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, हार्मोन बहुत सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं, और सूक्ष्म मात्रा में निकलने के बावजूद भी इनका प्रभाव जो है ये अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये जिस कार्य के लिए बने हैं उसको बहुत प्रभावी ढंग से करते हैं। सो हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट देयर इफेक्ट इज ट्रेमेंडस। नेक्स्ट, hormones are non-antigenic. This is one of the very important property, that hormones are not capable of inducing your immune system. They never induce synthesis of the antibodies. हार्मोन्स कभी भी शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं की निर्माण को उत्तेजित नहीं करते, ये एंटीबॉडी बनाने की क्रिया को उत्तेजित नहीं करते। हार्मोन जो होते हैं ये नॉन एंटीजेनिक बिहेवियर के होते हैं, क्योंकि अगर एंटीजेनिक बिहेवियर के हों तो हार्मोन जैसे ही शरीर में घुसेगा, एक इंडिविजुअल का हार्मोन दूसरे में गया, या एक ही ग्लैंड का हार्मोन जो है वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना ले अगेंस्ट में। हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक, दे नेवर इंड्यूस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, हार्मोन्स आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। हार्मोन जो होते हैं ये किसी प्रजाति के लिए विशिष्ट नहीं होते। एक हार्मोन, एक प्रजाति से निकाला हुआ हार्मोन दूसरी प्रजाति पे वही लक्षण उत्पन्न करेगा जो उसने एक प्रजाति में किए। यानी कि द हार्मोन्स आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज। द हार्मोन्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन स्पीशीज कैन generate or induce or produce the same type of effect on other animal species. So they are not specific, they are process specific, they are reaction specific. Hormones are not species in specific. हार्मोन्स किसी विशेष प्रजाति के लिए नहीं बने होते। एक जो जीवधारी है उसका हार्मोन दूसरे जीवधारी में भी वही प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे कि अगर मेढक से मान लिया हम इंसुलिन निकालें तो मेढक से निकाला हुआ इंसुलिन आदमी के शरीर में भी वही प्रभाव उत्पन्न करेगा जो उसने मेढक के शरीर में किए। या हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है वो दूसरे शरीर में जाकर के वही शरीर प्रक्रिया उत्पन्न करेगा, उत्तेजित करेगा, वही प्रक्रिया करेगा जो उसने हमारे शरीर में की। तो हार्मोन्स आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, दे आर capable of producing the same type of effect on other animal species. Next, what is the chemical composition of the hormones? हार्मोन्स का रासायनिक गठन क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि वी यूज्ड टू से दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अभी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इस बारे में। मगर उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं ये विभिन्न रासायनिक घटकों के होते हैं। हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। द फर्स्ट कैटेगरी इज द प्रोटीनेशियस हार्मोन, द प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। दे मे बी ऑफ टू टाइप, the proteins of the high molecular weight and proteins of the low molecular weight. हाई molecular weight की प्रोटीन्स जो होती हैं ये निकलती हैं पैंक्रियास से और एंटीरियर पिट्यूटरी के हिस्से से। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन और पैंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं ये एक्चुअली हाई molecular weight के लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियास एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी, दे आर ऑफ लार्ज molecular size, they are large polypeptides. But the hormones secreted from the posterior part of the pituitary are of low molecular weight. हार्मोन जो पिट्यूटरी के पिछले भाग से निकलते हैं ये हार्मोन लो मॉलिकुलर वेट के होते हैं। हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी आर ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। तो होते दोनों ही प्रोटीन के हैं, यानी पैंक्रियास से निकलने वाले
और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। उनको ऑक्टापेप्टाइड भी कह दिया जाता है क्योंकि उसमें 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 8 बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑक्टापेप्टाइड इनको कह दिया जाता है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द हार्मोन्स आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। कुछ हार्मोन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन। थायराइड से जो निकलते हैं हमारे 2 हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम कॉमनली थायरॉक्सिन कह देते हैं, पर इनके कंपोनेंट्स में 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, T3 एंड T4। ये ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, ये दोनों ही जो हैं ये अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ टायरोसिन में 3 आयोडीन जोड़े गए या 4 आयोडीन जोड़े गए, उससे ट्राई या टेट्राआइडोथायरोनिन बनते हैं, और इनको कॉमनली हम लोग थायरॉक्सिन कह देते हैं। ये होते क्या हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड द हार्मोन्स which are amino acid derivatives are secreted from the thyroid, and they are commonly named as thyroxine, but jointly they have the two ingredient T3 and T4, the triiodothyronin and tetraiodothyronin. Both of these hormones are of derivative, they are the derivative of tyrosine. ये हार्मोन जो होते हैं टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द हार्मोन्स इज कॉल्ड एज कैटेकोलामिन्स और बायोजेनिक एमीन्स। कैटेकोलामिन्स एंड बायोजेनिक एमीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी, दे प्ले वेरी वाइटल रोल इन द बॉडी। ये शरीर में बहुत प्रभावी लक्षण उत्पन्न करते हैं, और ये हार्मोन जो होते हैं ये निकलते कहाँ से हैं? दे आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्रेन, दे आर ऑल्सो सेक्रेटेड फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व्स, दे आर ऑल्सो सेक्रेटेड फ्रॉम द क्रोमाफिन सेल्स, दे आर ऑल्सो सेक्रेटेड फ्रॉम द क्रोमाफिन टिश्यू which is present along with the dorsal aorta at the point of bifurcation where the anterior mesenteric artery is originating. हमारी जो डॉर्सल एरोटा होती है, जो पृष्ठ धमनी होती है, उस पृष्ठ धमनी के जिस बिंदु पर जाके उसका बाइफर्केशन होता है वहीं से एक शाखा निकलती है एंटीरियर मेसेंट्रिक। जिस जगह पर एंटीरियर मेसेंट्रिक शाखा निकलती उसी जगह पर कोशिकाओं का एक समूह मौजूद होता है जिनको हम लोग क्रोमाफिन सेल्स कह देते हैं। ये क्रोमाफिन सेल्स का समूह टिश्यू क्रोमाफिन टिश्यू कहलाता है, जिसको हम लोग एक और नाम दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ जुकर कैंडल। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग द बायोजेनिक एमीन्स और द कैटेकोलामिन्स। तो कैटेकोलामिन्स आर द केमिकल्स which are secreted mostly from the neural tissue or the tissues of the neural origin. The hormones secreted as in catecholamines are adrenaline, this is also named as epinephrine, or noradrenaline, it is also called as norepinephrine, or the dopamine. These hormones are biogenic amines, or these hormones are also called as catecholamines. And next is that is the steroid. Steroid hormones are very common. Steroid hormones are secreted from the cells or the glands which are of mesodermal origin. जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये कोशिकाओं के उन समूह से या उन ग्रंथियों से निकलते हैं जिनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तो मेसोडर्म जो है, जो मध्यस्तर शरीर का होता है, जो हमारी भ्रूणीय स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से बनने वाली ग्रंथियाँ जो होती हैं इनसे जो हार्मोन्स बनते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। The hormones which are produced by the glands or the group of the cells which are of mesodermal origin are of steroid in nature. They are steroid in nature. Examples are the hormones secreted from the kidney, testes और ovaries. किडनी से निकलने वाले हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। ये स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये तीनों कोशिकाएं जो हैं, ये तीनों ऊतक जो हैं, ये तीनों रचनाएं जो हैं, इनका निर्माण किससे होता है? ये होता है मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म की कोशिकाओं से बने हुए जो कोशिकाओं के समूह या ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन सदैव स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनका मुख्य उदाहरण है किडनी, टेस्टिस और ओवरी। The hormones which are secreted from the group of cells or the glands of mesodermal origin. Composition of these secretions is always steroid, and the example of these glands is the kidney, testis and ovary.
Today we discuss the third part of the endocrine system, dealing with the general properties of the hormones. Next time we'll discuss the similarities and differences with the enzymes and hormones. अगले टर्न पर हम लोग जो बात करेंगे, अगले लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे एंजाइम और हार्मोन में क्या समानता होती है और क्या विषमता होती है। थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का चौथा पार्ट।